चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें अब इस चैप्टर में बेसिक सी बात, हमें इस चैप्टर में वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली होता क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हमें स्टडी करनी है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमने उसमें पढ़ा था उसकी कुछ एप्लीकेशंस जो कि किसके बेस पर थी, गॉस थ्योरम के बेस पर थी। ठीक है, तो आप सेकंड चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ के आ चुके हो, और उसी के बेसिस पर अगर कैलकुलेशन की जाए तो हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी गॉस थ्योरम को रिलेट करते हुए, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सोलेनॉइड की, किसी भी ठोस गोले की वजह से, किसी भी लंबे तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु पर कितना हो सकता है, हम ये निकाल चुके हैं। हमने साथ के साथ वहाँ पे पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी। वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या फिर किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है, हमने ये भी स्टडी किया था। ऐसे ही हमें अब स्टडी करना है वैद्युत विभव के बारे में, और साथ के साथ अब यहाँ पे हमें, जैसे हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव किसमें, वैद्युत क्षेत्र के लिए, अभी यहाँ पे भी वही एप्लीकेशन बनेगी कि हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव निकालेंगे उसकी अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी एक बिंदु पर। ठीक है, तो मतलब जैसे वहाँ पे एप्लीकेशन थी यहाँ पे भी एप्लीकेशन होंगी, तो हमें इस चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो चैप्टर का नेम है वैद्युत विभव, ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको बेसिक सी चीज़ जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वो थोड़ी पता होनी चाहिए। तो पहले मैं उसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद वैद्युत विभव की बात करते हैं होता क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या पढ़ा था आपने, वैद्युत क्षेत्र के बारे में ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी आवेश को किसी एक बिंदु पर रखते हैं, लेट के ये कोई बिंदु O है, इस पर आपने एक प्लस Q आवेश को रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करना स्टार्ट कर देता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। दोबारा बता देता हूँ क्या बताया मैंने, कि किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अभी हमें जो स्टडी करनी है एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र को रिलेट करते हुए वैद्युत विभव के बारे में करनी है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, देखो अभी वैद्युत विभव की मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद उसका अपना एक भौतिक महत्व है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना, यूज़ करना, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले उसकी डेफिनेशन पता करते हैं है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मेरे पास जैसे ये रखा हुआ है बिंदु O पर कोई प्लस Q चार्ज। ठीक है, अच्छा अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि जिसकी हमें एंडिंग पॉइंट का कोई पता ना हो, मतलब हमें ये नहीं पता कि वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जिसकी दूरी फाइनाइट ना हो उसे हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इन्फिनिटी पर स्टार्टिंग में एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तब वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में, देखो मेरे पास ये एक बिंदु O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का एक ऐसा एरिया जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसी को तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, ये वाला प्लस Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा ही करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आऊँ तो ये अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, उसको आप एग्जैक्ट समझने की कोशिश करना ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक स्थिर बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के द्वारा, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया वर्गडन उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझने की कोशिश करो। देखो वैद्युत क्षेत्र के, आपको अगर मैं बोलूं तो आपने 11th में एक टर्म पढ़ा होगा
जिसे बोलते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा फिर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं हम उसको। तो वहाँ पे यही था कि अगर मैं बोलूँ, चलो इसको एक प्रैक्टिकली हाइपोथेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मैंने जो डॉटेड सर्कल बना रखा है, ये डॉटेड सर्कल यहाँ पे क्या बता रहा है, अर्थ की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक बात आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब अर्थ के बाहर ग्रेविटी आपको फील हो सकती है, तो नहीं, ग्रेविटी कहाँ पर लाई करती है, अर्थ की एक सरफेस तक लाई करती है, यानी कि उसकी रेडियस तक लाई करेगी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ के बाहर कोई पार्टिकल है यूनिवर्स में, क्या वो अर्थ पर फॉल होगा, तो वो अर्थ पर फॉल नहीं हो सकता। रीजन क्या है अर्थ पर फॉल ना होने का, क्योंकि अर्थ पर फॉल होने के लिए इस पार्टिकल पर कोई ना कोई क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, लेकिन ये इससे काफी दूरी पर है, यानी कि अर्थ से बाहर बहुत दूरी पर है, तो इसके द्वारा कोई ग्रेविटी इस पर नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को अनंत से एक बल लगाकर लेके आऊं यहां तक, ठीक है, और यहां तक लाने पर मुझे, मैं बात कर रहा हूं यहां तक लाने की, और सर्किल है यहां तक, ठीक है, सर्किल यहां तक है, मैं पार्टिकल को यहां तक लाने की बात कर रहा हूं। तो यहां तक लाने में तो मुझे किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तक तो कोई फोर्स है ही नहीं, यहां तक अनंत से यहां तक कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस सर्किल के पॉइंट पे लेके आऊं, तो यहां पर इस पॉइंट पर इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा। तो मुझे इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा अपने क्षेत्र में जो बल का अनुभव करेगा आवेश, परीक्षण आवेश, तो उसी के विरुद्ध तो काम करना होगा। तो यहां पे डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, देखो बिंदु तक लाने में बल के विरुद्ध जो भी कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ आई? कहना क्या चाह रहा हूं, देखो ये बिंदु ये भी हो सकता है, 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 किसी एक बिंदु की बात की जा सकती है। जहां पर बल लगना स्टार्ट हो रहा है वहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा डाउटफुल केस में बना देता है। बात होनी चाहिए अब क्लियर ये वाली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बाहर तक की बात कर रहा हूं तो कोई बल नहीं लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के बाहर तक कोई बल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में आ जाओगे, वैद्युत क्षेत्र में आते ही इस आवेश का एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है या नहीं? देखो दोबारा सुन लो, वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को जब हम लेके आते हैं तो वो अपने ऊपर क्या फील करता है, एक बल का अनुभव करता है ना। तो जब वो बल का अनुभव करेगा तो प्लस क्यू की वजह से बल हमेशा बाहर की ओर लगता है ना। बाहर मतलब फेंकने की कोशिश करेगा वो, लेकिन मैं आवेश को कहां लाने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर। जब मैं अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे इस बल के विरुद्ध तो काम करना होगा, है ना। बात समझ आ रही है? मुझे इस बल के विरुद्ध काम करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई? चलो अब देखो यहां पे होगा क्या। देखो एक चीज अब ये समझने की कोशिश करो कि वैद्युत विभव की यहाँ पे डेफिनेशन बनी है उसको हम बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे, उसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का सेंस ये होना चाहिए कि वैद्युत विभव को अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी भौतिक महत्व क्या है, ताकि आप उसका फॉर्मूला रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ना डिस्कस करके पहले उसका भौतिक महत्व समझ लेते हैं, ताकि फिर मैं उसका फॉर्मूला आपको रिलेट कर पाऊं, ठीक है। तो भौतिक महत्व क्या है पहले वो बात करते हैं। देखो भौतिक महत्व को समझने के लिए आपको करना ये होगा कि पहले मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं ताकि आपको वैद्युत विभव का भी भौतिक महत्व समझ आ जाए, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल है वो ये कि मेरे पास एक बकेट है जो कि एक हाइट पर रखी हुई है और उससे एक लोअर हाइट पर दूसरी बकेट रखी हुई है, ठीक है। और चाहो तो आप तीसरी बकेट और रख लो जो उससे और नीचे रखी होगी, ठीक है। इन तीनों में पानी भरा हुआ है थोड़ा यहां तक, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तीनों में पानी भर दिया, समथिंग लाइक इस तरह से,
ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उनमें होल किए, यहाँ पे मैंने एक होल किया, एक होल मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। और इस पानी को मुझे इन दोनों से यहाँ पे निकाल के लाना है। अब एक बात बताओ, जब मैंने इस पानी में होल किया है इस बकेट में और इस बकेट में भी होल किया है, तो इस होल के ऊपर का पानी निकल कर कहाँ आएगा, नीचे। ऐसे ही इस बकेट में होल के ऊपर का पानी निकल के होल से कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पानी हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। तो पहला रीजन तो आप सबने पढ़ा है कि ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी की वजह से हर चीज नीचे ही गिरने की कोशिश करती है, कभी भी कोई भी चीज ऊपर जाने की कोशिश तो करेगी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर देखोगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ये बनता है कि हम जैसे बात करते हैं ना हाइट पर, तो हाइट पर जाने पर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि जैसे जैसे हम हाइट पर ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी हमारी बॉडी पर लगना प्रारंभ हो जाता है और बढ़ना भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, फिर मैं अलग से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, देखो हाइट में अगर देखोगे तो इससे ही काफी ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम जितनी भी हाइट पर ऊपर जाते हैं प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी P1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद P2 होगा और फिर P3 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ P1 प्रेशर P2 से कहीं ज़्यादा है और P2 का P3 से कहीं ज़्यादा है। तो इसी वजह से पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। बात समझ आई। तो पानी नीचे गिरने का कारण पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, इसी वजह से पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बकेट है, इसमें पानी उबला हुआ रखा हुआ है मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक बकेट है जिसमें मैंने रखा हुआ है कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब यहाँ पे रखी हुई है आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े, और यहाँ पे है बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है आइस क्यूब। अब एक बार बताओ, जैसे कि मेरे पास एक बकेट में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, एक बकेट में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। अगर मान लूँ कि मेरे पास जो ये बकेट है ये एक चालक पदार्थ की बनी हुई हैं, अगर मैं इन दोनों को आपस में सटा के रख दूं, यानी कि कुछ इस तरह से कि 100 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे से चालक दीवार के द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। चालक का मतलब क्या होता है, चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें करंट या ऊष्मा को या वैद्युत धारा या ऊष्मा को क्या किया जा सकता है, उनको फ्लो किया जा सकता है या फिर उनका चालन किया जा सकता है। समझ आ गई बात। तो कहने का मीनिंग ये था कि चालक वस्तुएं वह होती हैं जिनमें वैद्युत धारा या फिर ऊष्मा का चालन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आपको पता होगा, ऊष्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं H, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु से ऊष्मा उसमें है तो उसकी सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें टेम्परेचर यानी कि तापमान भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी ऊष्मा होगी और इसकी भी अपनी ऊष्मा होगी। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो दोनों में ही क्या होगी, ऊष्मा होगी। बात समझ आ गई। अब होगा क्या, जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की दो अलग अलग बकेट को एक चालक दीवार के द्वारा टच करके रख दिया है, तो उस केस में होगा क्या कि ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि आपके पास उबला हुआ पानी है और एक में बर्फ के टुकड़े हैं। जब आप दोनों को सटा के रखोगे तो बर्फ के टुकड़े क्या हो जाएंगे, पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे और उबला हुआ पानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या माना जाता है, उस केस में ये माना जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस की ओर फ्लो करती है। अच्छा, वो फ्लो क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है और 0 डिग्री सेल्सियस कम है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों को सटाकर रखेंगे एक दूसरे से तो हाई टेम्परेचर से यानी उच्च ताप से ऊष्मा निम्न ताप की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक स्थिर अवस्था में ना आ जाए। जैसे ही ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा यानी कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो रहेगा, तब ऊष्मा का चालन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का चालन किसकी वजह से होता है,
ताप की वजह से होता है। बात समझ आ गई? यानी कि जिसका जितना टेम्परेचर उसकी उतनी ऊष्मा अधिक, और जिसका जितना टेम्परेचर कम उसकी ऊष्मा उतनी ही कम। लेकिन ऊष्मा हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा को हम तापमान के द्वारा या ताप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं, तब तक जब तक कि वो स्थिर अवस्था में ना आ जाए। बात समझ आ गई? यानी कि हम ये कह सकते हैं ऊष्मा किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। यहां पर अगर देखोगे पानी, और पानी की हाइट किससे रिलेटेड थी? प्रेशर रिलेटेड था हाइट से। ऐसे ही वैद्युत विभव को भी हम रिलेट कर सकते हैं। किस तरह से? वो देखो, वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो ठोस गोले हैं जिसपे कि मैंने क्या किया, एक पर आवेश रखा हुआ है कुछ प्लस 30 कूलम और एक पर रखा है कुछ 10 कूलम प्लस, दोनों ही प्लस हैं, ठीक है। तो यहां पर यह होता है कि अगर मैं इन दोनों को एक चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दूं तो आवेश हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश एक समान ना हो जाए। बात समझ आ गई? तो कॉन्सेप्ट यह है कि आवेश हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर फ्लो होता है, वो भी किसके द्वारा? एक चालक पदार्थ के द्वारा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे ऊष्मा को टेम्परेचर से लिंक किया था, ऐसे ही यहां पे लिंक होगा। वो क्या? कि जिसका आवेश अधिक होता है उसका विभव भी अधिक होगा, और जिसका आवेश कम है उसका विभव ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है जब तक कि दोनों पर आवेश एक समान ना हो जाए। बात समझ आ गई? तो ये चीज क्लियर रखना कि आवेश हमेशा एक पदार्थ एक हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर फ्लो करता है। बात क्लियर हुई? चलो, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, और इसमें कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव की अगर बात की जाए तो वैद्युत विभव उस कंडीशन में ज्यादा होगा जिस पर आवेश ज्यादा है, और उस कंडीशन में कम होगा जिस पर आवेश कम है, ठीक है। अब एक बात यहां पर समझने की कोशिश करो, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, वो ये कि मेरे पास अनंत पर एक परीक्षण आवेश था और ओ पॉइंट पर एक आवेश था जिसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी इसकी, और इसकी कम होगी। तो ये कहा जाता है पोटेंशियल। अभी वैसे मैंने बताया आपको पोटेंशियल या आवेश फ्लो, आवेश हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई वैल्यू से लो वैल्यू पर, है ना। हम अगर बात करें कि एक पॉइंट से आवेश दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो पहले पॉइंट पर क्या होगा? कम रहा होगा, सॉरी ज्यादा रहा होगा, और दूसरे पे कम रहा होगा, ठीक है। तो बात यहां पर यह समझने की कोशिश करो कि हम जब बात करते हैं इन्फिनिटी की तो अनंत को हम लेते हैं एक कह सकते हैं निर्देश के रूप में, ठीक है। अनंत को हम एक निर्देश के रूप में लेते हैं, और निर्देश हम जब मानते हैं तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अनंत पर पोटेंशियल, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल का साइन v होता है, v। बात समझ आई? पोटेंशियल को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अनंत पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि अनंत पर पोटेंशियल को 0 माना जाता है, ठीक है। अब आगे ये कि अनंत पे तो 0 माना जाता है, ठीक है। तो आप कहां से लेकर आ रहे हो? 0 से लेकर आ रहे हो और किसी एक बिंदु तक, तो उस पे पोटेंशियल चेंज हो रहेगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, लिखने का तरीका समझ लो जिसको आना चाहिए लिखना, ठीक है। देखो, अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं इन्फिनिटी से लेके जा रहा हूं कहां तक? किसी एक बिंदु तक। मैंने मान लिया ए बिंदु है जिस पे मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है। ए बिंदु तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें मुझे एक वर्क डन करना होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? वर्क डन करना होगा, और वही वर्क डन, ठीक है, तथा आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत विभव, ठीक है। वो भी आपको ऐसे रखना है कि अगर मैं इस परीक्षण आवेश को एकांक मान लूं, ठीक है, अगर मैं इस परीक्षण आवेश को क्या मान लूं? एकांक। तो एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, यानी कि कार्य
अगर एकांक है तो 1 लगा दो, अगर एकांक नहीं ले रहे हो तो क्या ले लोगे, Q0। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या बताता है, हमेशा वैद्युत विभव बताता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां पे मैंने जो सिंबल लिखे ना इन्फिनिटी का और किसी एक बिंदु ए तक का, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, W/Q0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बात समझ आई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इन्फिनिटी माइनस VA बराबर होता है W/Q0। अब देखो मैंने आपको बोला कि हमें वर्क डन क्या करना है, फोर्स के अपोजिट करना है। मैंने बोला था ना कि वर्क डन जो किया जाता है वो वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। अब एक बार बताओ, अगर मैं कोई भी कार्य वैद्युत बल के अपोजिट कर रहा हूं तो मतलब कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब हम कोई कार्य बल की दिशा में करते हैं तो वो कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब हम कोई कार्य बल की दिशा के विपरीत करते हैं तो वो कार्य नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्क डन को नेगेटिव कर दिया। अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, -VA इक्वल्स टू -W/Q0। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो V बराबर क्या आएगा, W/Q0। बात समझ आ गई। तो ये कहलाता है आपका वैद्युत विभव। क्लियर हुआ। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होगी, वैद्युत विभव की डेफिनेशन ये होगी कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी भी एक वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, जो कि रेशियो किसके बराबर होता है, वैद्युत विभव निष्पत्ति होती है वर्क डन तथा एकांक आवेश की। ठीक है, आप दूसरी डेफिनेशन ये भी बना सकते हो, डेफिनेशन बन जाएगी वैसे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव उस पर किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ये एक डेफिनेशन और बन सकती है। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। ये डेफिनेशन और बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत हो तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस पर किए गए कार्य तथा एकांक आवेश या परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ तक सब कुछ मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, और कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या। तो वैद्युत विभव एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को बताता है। जितना ज़्यादा आवेश वैद्युत विभव उतना ज़्यादा, और जितना कम आवेश उतना वैद्युत विभव उतना कम। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या हुआ कि किसी वस्तु पर आवेशों का परिमाण जितना अधिक होता है तो उतना ही अधिक उसका वैद्युत विभव होता है, और आवेश के बहने की दिशा वैद्युत विभव के द्वारा डिफाइन की जा सकती है। आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। दैट्स ऑल। ठीक है, बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो उसको समझते हैं, उसमें है क्या हमारा नेक्स्ट, वो है वैद्युत विभवांतर। देखो अब यहां पे जो टर्म है ना, इससे खुद में ही क्लियर होना चाहिए। ये कह रहा है विभव का अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होगा, विभव का अंतर, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी भी आवेश को अनंत से लाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे अनंत ना लिख के मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज है तो इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल भी लगेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और दोनों ही बिंदु कैसे होंगे, स्थिर और फिक्स्ड, कोई भी इन्फिनिटी पर नहीं होगा। यहां पर बात समझ आ रही है। अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो बन जाता है वैद्युत विभव, और जब दो पॉइंट जो कि स्थिर और फिक्स्ड हो तब वो कहलाता है विभवांतर। तो डेफिनेशन ये बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, देखो वैद्युत बल कहां लग रहा है, इधर की साइड लग रहा होगा, लेकिन मुझे कहां लेके आना है, इधर लेके आना है। ठीक है, मैं लेके तो इधर जा रहा हूं लेकिन बल इधर लग रहा होगा। तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य
उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर। डेफिनेशन सेम ही है, बस यहाँ पहले अनंत लग रहा था, अभी क्या लग चुका है? फाइनाइट पॉइंट लग चुके हैं। तो डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूँ क्या थी। डेफिनेशन ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए वर्कडन को, ठीक है, मैंने यहां पे क्या मान लिया है? इस आवेश को मान लिया है एकांक, यानी कि 1, इसकी वैल्यू मान ली मैंने 1। तो किसी एकांक आवेश के प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पहले परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ था, फिर मैं उसे शिफ्ट करके कहां ले गया? बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर लेके जा रहा हूं। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर हम लेके जाते हैं उसका विभव कैसा होगा? हाई या लो? आवेश हमेशा कहां से कहां जाता है? हाई से लो पर जाता है। तो हाई माइनस लो बराबर किसके होगा? W अपॉन क्यू नॉट के। दैट्स ऑल, यही डेफिनेशन बन गई आपके पास। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आवेश को आप कहां से कहां लेके जा रहे हो? ए से बी पर लेके जा रहे हो। ठीक है, अगर आप ए से बी पर लेके जा रहे हो तो ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम, तो क्या होगा? दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? एकांक प्रति एकांक आवेश पर किए गए वर्कडन के बराबर होगा। लेकिन वर्कडन कैसा होता है उस केस में? नेगेटिव। ठीक है, हाई माइनस लो बराबर होगा वर्कडन के रेशियो के, लेकिन वर्कडन कैसा होता है? नेगेटिव। तो मैं यहां से नेगेटिव को क्या करता हूं? कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या रहेगा? वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। माइनस मैंने यहां से क्या कर दिया? कैंसिल आउट। ठीक है, तो माइनस यहां से हो चुका है कैंसिल आउट। अच्छा, नोट्स में मैंने बी पॉइंट ये माना हुआ है, ए पॉइंट ये माना हुआ है, तो मैंने नोट्स में लिख के दिया है कि एक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या आएगा? वी ए माइनस बी बी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब मैंने जो समझाया वहां पे ए से बी लेके जा रहे हैं, नोट्स में बस मैंने ये लिख के दे दिया है कि वो बी से ए लेके गया है। उल्टा कर दो, यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा अपने आप ही। बात समझ आ गई ना? तो विभवांतर समझ आ गया होगा। विभवांतर का मतलब क्या है कि दो स्थिर और फिक्स बिंदुओं के बीच का विभव अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर विभवांतर कहलाता है। दैट्स ऑल। समझ आ गई बात? विभवांतर क्या होता है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, और कोई पॉइंट समझना है तो मुझे बताना। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इसको एकांक ले लेते हो तो 1 लगा देना, नहीं लेते हो क्यू नॉट लेते हो तो क्यू नॉट लगा दो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी आप उसे नोट्स में एक बार स्टडी करो। और मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने बिंदु ए से बिंदु बी तक परीक्षण आवेश को लेके गया, तो मैं आपको बता चुका हूं आवेश हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू पर जाता है, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? इस वर्कडन के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि वर्कडन और आवेश के रेशियो के बराबर होगा। तो हाई माइनस लो इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। लेकिन हम बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो नेगेटिव आएगा। मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया और नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कहलाएगा विभव का अंतर। ठीक है, अच्छा देखो, आप पता है विभवांतर अभी तक पढ़ते आए हो कहां पर? जब आप एक बैटरी बनाते हो, बैटरी में आप बनाते हो एक स्मॉल साइन, एक बनाते हो लार्ज साइन, यानी कि ये एक डंडा मान लो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो हम हमेशा क्या बताते हैं इसको? वैद्युत विभवांतर। इसको हम विभव नहीं लिखते, इसको हम विभवांतर लिखते हैं। ठीक है, इसको हम विभवांतर क्यों लिखते हैं? विभवांतर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर प्लस क्यू ये वाला माना जाता है और ये माइनस क्यू माना जाता है। तो देखो, विभव हमेशा या आवेश हमेशा कहां से कहां आता है? प्लस से माइनस पे जाता है। देखो, हम एक बैटरी बनाते हैं, बैटरी के साथ मान लो मैंने रेसिस्टेंस लगा रखा है, तो आवेश कहां से कहां जाएगा? प्लस क्यू से या प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल पे जाता है आवेश, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस पर जाते हैं। आपको पता है ना क्यू बराबर एन ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। हम करंट को मान लेते हैं कि वो आवेश की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, विभव प्लस से माइनस माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के विभव में अंतर होता है, क्योंकि ये प्लस का है तो ज्यादा हो गया, ये माइनस का है तो कम माना रहेगा। इसी वजह से इनका अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। तो बैटरी में जो दो सिंबल होता है ना, एक प्लस साइन होता है, एक माइनस साइन होता है। प्लस साइन प्लस क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन माइनस क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। या फिर ये कहलाता है आपका हाई वैल्यू और ये कहलाती है आपकी लो वैल्यू। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर कि हाई वैल्यू और लो वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पोटेंशियल को हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर लेके जाते हो। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं नेगेटिव ही होगा, ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो ये +5 कूलम है और ये +3 कूलम है, तो अभी भी आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा, +5 से +3 की ओर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बड़ा, और इसको बना दूंगा छोटा। तो जरूरी है प्लस माइनस ही होते हैं। ये प्लस का मतलब हाई वैल्यू, माइनस का मतलब लो वैल्यू। तो आवेश हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर भी फ्लो कर सकता है। तो बैटरी में यही कॉन्सेप्ट होता है जो आप लिखते आए हो या बनाते आए हो अभी तक। ठीक है, तो विभवांतर और वैद्युत विभव आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना और कोई चीज़ समझ आए तो मुझे बता भी देना। ठीक है, इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो देते हैं।